नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के पेपर 1 से बनने वाले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, गुरुजी गृह विज्ञान का मॉडल पेपर आपका अभी तक नहीं आया। इससे पहले एक मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, लेकिन ये महासंग्राम रिवीजन क्लास नहीं आई थी। तो आज के वीडियो के माध्यम से महासंग्राम महामैराथन रिवीजन क्लास के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ एक एक पॉइंट्स को समझाने का प्रयास करेंगे। जब आप बीए के या बीएससी के 6 सेमेस्टर में हैं और होम साइंस आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि होम साइंस आप बीए से भी कर सकते हैं और बीएससी में है तब भी होम साइंस आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो होम साइंस का जो पहला पेपर है बीए के 6 सेमेस्टर में, बीएससी के 6 सेमेस्टर में, उसमें आपको क्या पढ़ना होता है, उसकी अगर बात की जाए तो उसमें आपको पढ़ना डायटेटिक्स एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन यानी कि आहार विज्ञान और चिकित्सीय पोषण के बारे में आपको जानना होता है। ठीक है, उसी से बनने वाली, इसी टॉपिक्स, इसी पॉइंट से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में अभी तक पूछे जाते रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालय में, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले। एक बार सभी दोस्तों से निवेदन है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो। ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैंने मेहनत की है, तो प्लीज मेहनत को सफल बनाने के लिए या थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप पहले से लाइक कर देंगे तो पूरी क्लास में आपको मजा आने वाला है। क्लियर? चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस रखे गए इसमें। देखिए, दीर्घोत्तरीय में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आहार संशोधन के द्वारा संतुलित आहारों का सेवन किस प्रकार किया जाता है। आहार संशोधन क्या होता है? कि आहार, आहार माने होता है खाने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसी को आहार कहते हैं, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, जिससे हमको प्रोटीन्स मिलते हैं, जिनको हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। यानी कि आहार लेने से हमारी शक्ति हमारे अंदर आती है, ऊर्जा हमारे अंदर आती है और ऐसे तमाम प्रकार के हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने के लिए हमारे शरीर को प्रिपेयर करता है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है भोजन करने से, आहार करने से। ठीक है, तो आहार आपका चाहे आप मुंह के द्वारा ले या आहार के और तमाम विधि आजकल प्रचलित हैं। ठीक है, तो चर्चा करते रहेंगे उन सभी के बारे में। तो आहार संशोधन कब होता है? किसी विशेष परिस्थिति में होता है। जैसे मान लेते हैं आप बीमार हैं तो आपका आहार में चेंजमेंट करना पड़ता है। कहते हैं कि भाई डॉक्टर रोके हैं, या का ना खाओ, वो का ना खाओ, डॉक्टर मीनाहा करे हैं, रोके हैं। ऐसे बोलते नहीं है भाई कब्ज में क्या नहीं खाना चाहिए, अतिसार में क्या नहीं खाना चाहिए, अल्सर में क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, डायरिया में क्या नहीं खाना है, किसका बराव करना है, किसको खाना है। ऐसे तमाम प्रकार के जो है संशोधन किए जाते रहे हैं। किसी चाहे विशेष परिस्थिति की बात की जाए, किसी विशेष रोग में या किसी भी सिचुएशन में आपको आहार में चेंजमेंट करना पड़ता है। वही आहार में बदलाव ही आहार संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा आहार बदलाव या आहार संशोधन के द्वारा संतुलित, संतुलित माने होता है बैलेंस्ड, आहार माने होता है डाइट। बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है? जिसमें पोषक तत्व कितने होते हैं बेटा? 6 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इसको समझ ले, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है आपका वसा। तीसरा होता है आपका कौन सा? प्रोटीन। ठीक है, चौथा आपका कौन सा होता है? विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स। पांचवा आपका कौन सा होता है? खनिज लवण, या खनिज ऐसे लिख ले बस, केवल खनिज। ठीक है, और आपका छठा होता है जल। ये 6 पोषक तत्व होते हैं। इन छइयों का अपना अपना विशेष महत्व होता है शरीर में। ठीक है, इन छइयों का क्या होता है? विशेष महत्व होता है आपके शरीर में। ठीक है, और इनका योगदान क्या होता है बेटा? देखें, जैसे हाइड्रेट जो होता है ये हमको क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या देता है बाबू? ऊर्जा देता है हमको, जिससे हमारी शरीर चलती फिरती है, हम काम कर पाते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा हमको कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम अगर ग्रहण करते हैं बाबू तो 4.1 KCAL ऊर्जा यानी कि किलो कैलोरी ऊर्जा, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वसा हमारे शरीर की जो मोटापा होता है, फैट जो होता है, उसी को कहते हैं, यानी हमारे शरीर में चर्बी बढ़ती है, मांस वगैरह बढ़ते हैं, वो वसा से बढ़ते हैं। वसा से हमारे शरीर को चिकनाहट रहती है और वसा हमारे जो जो तैलीय पदार्थ होते हैं उन्हीं को वसा कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट आपका अनाज में, गेहूं, चावल में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, ठीक है, शकरकंद में पाया जाता है। ऐसे तमाम प्रकार के प्रोडक्ट, जो मीठा पदार्थ होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट अधिकतर पाया जाता है। वसा जो होता है ये जैसे तैलीय पदार्थ, जैसे तेल, घी, मक्खन, ये सब वसा होते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम वसा, अगर वसा शरीर को ऊर्जा भी देता है। ठीक है, ऊर्जा भी देता है। 1 ग्राम अगर वसा आप ग्रहण करते हो बाबू तो 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यानी कि ये ऊर्जा देने में प्रति किलोग्राम के हिसाब से देखें तो कार्बोहाइड्रेट से दुगुना ऊर्जा देता है, तिगुना मतलब दुगुना से अधिक ऊर्जा देता है। यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर खाबो तो 4 ऊर्जा मिले आपका, मान लीजिए। ठीक है,
अगर 1 ग्राम एका खाबो वसा खाए लेबो तो कितना ऊर्जा मिल जाए आपका 9 कैलोरी मिल जाए, दुगुना का एक ठोर बढ़ाए दो। अब यहाँ पे समझने की जरूरत यह है, अभी क्वेश्चन पूछा था कि भैया ये बताओ कि एक पूड़ी में ज्यादा ऊर्जा होती है कि एक रोटी में ज्यादा ऊर्जा होती है। कभी एग्जामिनर आता तो ऐसे पूछ लेगा, मान लेते हैं आपसे कि बेटा बताओ एक रोटी खाने में आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी या एक पूड़ी खाने में। देखिए रोटी में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है लेकिन वहां पर वसा नहीं आपको मिलती है, तो यानी कि रोटी में जो ऊर्जा मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। अच्छा पूड़ी क्या होती है, उसी रोटिया को, रोटियां थोड़ी छोटी होती है, उसी को डबाडब बढ़िया भरे कढ़ाई तेल में, खौलते तेल में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, अब उसमें 2 प्रकार की ऊर्जा हो गई, एक तो भैया कार्बोहाइड्रेट तो दे ही रहा है, अनजवा है गेहूं, और दूसरा कौन सा मिल गया आपका, जो घी डालता है जिसमें आपने डाला छांदा, तो घी में ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है, तेल में थोड़ा उससे कम मिल जाती है, तो यानी वसा भी मिल गया और कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया। यानी कि अगर एक एक रोटी आप खा रहे हैं तो उससे कम ऊर्जा मिलेगी और एक पूड़ी खा रहे हैं तो उससे दबुआ ऊर्जा मिलती है। इसीलिए आप देखते हैं कि पंडित जी लोग, जब बड़े बड़े पंडित जी लोग होते हैं उनका पेट निकल आता है। आप समझते हैं क्यों निकल आता है कभी कभी, ठीक है, जब घी वही पूड़ी बढ़िया खाएंगे छंदी छंदी एकदम से घी में, शुद्ध घी में, ठीक है, तो पेट निकलना स्वाभाविक सी बात है, चूंकि उसमें ऊर्जा भी ज्यादा होती है जो ग्लाइकोजन के रूप में, फिर जितना जरूरत होती है ऊर्जा उतना तो शरीर मान लेते हैं क्या खर्चा हुआ, और बाकी जितना ऊर्जा बचती है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होती रहती है, वही फैट बन जाता है, वही मोटापा बन जाता है। तो यही चीज होता है। इसीलिए जब भी आपको बताया था कि मैं फैटी चीजें ना खाएं, फैटी चीजें मतलब कि ऑयली चीजें, ठीक है, अगर आपको मोटा होना, चर्बी बढ़ाना, तो आप ऐसी चीजों को खाना शुरू कर देंगे तो आप मोटे जरूर हो जाएंगे, लेकिन हाँ क्रियाशीलता कम हो जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर होने लगेगा। तो वसा भी ये होती। प्रोटीन का हुए बाबू, यही सब चीजों को, इसी मात्रा को जो है, इसी छय्यो तत्व की मात्रा को इसी न्यूट्रिशन में कम किया जाता रहता है, आहार पोषण वगैरह में। किसी में प्रोटीन बढ़ा के देते हैं, किसी में विटामिन बढ़ा के देते हैं, किसी में खनिज लवण, किसी में कार्बोहाइड्रेट, ऐसे बढ़ाया घटाया जाता है। इसी को आहार संशोधन कहा जाता है या इसी को बैलेंस डाइट कहा जाता है, ठीक है। मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आने वाले समय में या फिर आने वाले मतलब कि अगले 1-2 घंटे में आपको यही इन्हीं सभी चीजों से चीजें जाननी पड़ेंगी, तो ऐसे में आपको कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं समझा करके आपको बता रहा हूँ। प्रोटीन का है बाबू, प्रोटीन माने जैसे आप देखते जिम उम करे जाते हैं, खूब डंबल उम्बल मारत है, तो प्रोटीन से क्या, प्रोटीन पाउडर वगैरह ग्रहण करते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं, आपकी मसल्स पावर जो होती है स्ट्रांग करती है, उसको मजबूत बनाती है, मांस वगैरह बढ़ाती है आपके शरीर में, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है क्या करता है, टूटे फूटे जो ऊतक होते हैं, आपके कोशिकाएं होती हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको उनकी मरम्मत करते हैं, नव निर्माण भी करते हैं। ऊतक का हुए, कोशिका का हुए, शरीर के सबसे छोटी इकाई कोशिका होती, और तमाम कोशिका जब एक जैसी कोशिकाएं तमाम इकट्ठा हो जाती हैं तो उससे क्या बनता है भैया, उससे एक ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक को अंग्रेजी में टिश्यू कहा जाता है, वो टिश्यू पेपर वाला टिश्यू नहीं। जब कोशिकाओं के मिलने से यानी तमाम सारे सेल मिलती है तो क्या बनता है, ऊतक यानी टिश्यू बनता है, यानी कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है, ऊतक के मिलने से अंगक बनता है, अंगक से अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र से पूरा बॉडी शरीर यानी हमारा शरीर जो आँख कान मतलब की त्वचा, ये सब मुंह जो सब दिख रहा है मेरा, ये सब एक प्रकार से इसी के द्वारा बना हुआ है। हमारे शरीर में तमाम प्रकार की महीन महीन कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं कोशिकाओं से जो है ऊतक, ऊतक से अंग की। तो जब ऊतक और कोशिकाएं टूटती है, आप किसी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है, तो हमारी कोशिकाएं, ऊतक जो है वो टूटते हैं, वो रिपेयर होने के लिए, तो उनकी रिपेयरिंग कौन करता है, यही प्रोटीन करता है, ठीक है। आगा विटामिन भैया, विटामिन और खनिज लवण ये हमारे शरीर की क्या करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। क्या करते हैं बाबू, रोगों से रक्षा करते हैं। अब भूमिका इसमें यही होती है, ठीक है, जब आप कोई रोग हो जाता है तो आपको बताया था कि फला विटामिन लो, ये खनिज लो, ठीक है। आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इन सभी को खाने से मना किया जाता है रोगियों को, लेकिन विटामिन और खनिज से मना नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम का हुए, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब समझो समझो, रोग प्रतिरोधक माने होते कि जैसे रोग कौनो आवत है, बुखार आ रहा है आपके पास, अब आपके अंदर एक बढ़िया तलवार आएगी बाहुबली वाली, अब बाहुबली वाली तलवार जो है आराम से चल रही गन 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 आपके आगे से, ठीक है। अब बुखार है, बुखार को मार के गिरा दिया, यानी बुखार आपके ऊपर हावी होना चाह रहा है, लेकिन आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी स्ट्रांग है कि वो मार के वो शायद इस बुखार भाग गया आपके, लेके बुखार आया ही नहीं, फीवर हुआ नहीं, ज्वर हुआ ही नहीं। यानी रोग से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में जो देती है वो एक प्रकार से विटामिन देती है, खनिज लवण। जैसे कि अब यहाँ पर विटामिन कई सारे रोग, जैसे विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, रतौंधी नाम का रोग हो जाता है बाबू। कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपका, बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है, बेरी बेरी रोग हो जाता है।
विटामिन सी की कमी से कौन सा हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। ऐसे ही तमाम प्रकार के रोग, आपके विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, ठीक है, जिसको रिकेट्स कहते हैं, सूखा रोग, ठीक है, सूखा रोग या रिकेट्स। आप ई की कमी से कौन सा हो जाता है, विटामिन ई की कमी से रोग पर जो आपका प्रजनन क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, यानी सेक्स वाली जो चीजें होती है वो कम होने लगती हैं। तो विटामिन ई अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसके अंदर जो है पुरुष तत्व या जो एक प्रकार सेक्स हार्मोन्स या फिर तमाम चीजें होती है वो डेवलप होने लगती हैं। यानी अगर विटामिन ई का सेवन जो करते हैं ज्यादा, या करना नहीं चाहिए ज्यादा, लेकिन हाँ इससे सेवन करने से क्या होता है, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती, चेहरा चमकदार बना रहता है, ठीक है, यानी आपकी युवा अवस्था जो होती है वो बनी रह जाती है। इसके अलावा विटामिन के की अगर बात की जाए, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, जैसे कहीं पर आपका कट गया हाथ तो खून बहता बहता ही चला जा रहा, धारा ही बह रही है, लेकिन जब आपका विटामिन के आपके शरीर में होगा तो कटेगा कहीं पर, तो विटामिन के जो होगा आपका वो उज्जर उज्जर थक्का बना देगा, सफेद सफेद यहीं पर, और रुक जाएगा, खून नहीं प्लाज्मा आ जाएगा। तो इस तरीके से तमाम प्रकार की विटामिन होती हैं जिनकी कमी से रोग होते हैं। ऐसे ही जो खनिज लवण होते हैं, जैसे कि आपका आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है, तो आयोडीन की भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ऐसे ही तमाम तमाम प्रकार के रोग हो जाते हैं जो अलग अलग तत्वों की कमी से होते रहते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन और खनिज लवण रोगों से रक्षा करते हैं, और जल जो होता है हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित करता है, ऑक्सीजन प्रवाह करता है, सब कुछ देखिए। तो ये सारे तत्वों का अपना अपना अलग महत्व है, और ये छह के छह तत्व जो होते हैं हमको कहाँ से मिलते हैं, हम इसको अलग से ना ग्रहण करके बाबू हमारे भोजन में, हमारे खाने में ये विभिन्न रूपों में मौजूद रहते हैं, और इसी को हम कम ज्यादा ग्रहण करते हैं। इसी को एक प्रकार से आहार संशोधन या डायटेटिक्स या संतुलित आहार जो भी कहना चाहिए, इसी के बैलेंस को कह सकते हैं। अब इस किसी किसी रोग में किसी चीज को ज्यादा खिलाया जाता है, किसी रोग में किसी चीज को कम दे दिया जाता है, इन्हीं प्रोडक्ट को। बस इसी छह तत्व पर पूरा का पूरा आपका डायटेटिक्स एंड जो उपचारीय पोषण है ये टिका हुआ है, ठीक है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब हम तीव्र गति से चीजों को समझाते हुए चलेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया क्लियर हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना जो है चैनल है ये शुक्ला स्टडी पॉइंट, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, शुक्ला स्टडी पॉइंट खड़ा करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, और आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। आप जो है क्लास मतलब सेमेस्टर 1 से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। अब आपकी विदाई की बारी है, पेपर लगभग में संपन्न हो चुके हैं अधिकतर विश्वविद्यालय के। अब आप में से कोई मुझे जो है हो सकता है सभी लोग भूल जाओगे 1-2 साल बाद में, ठीक है, 1-2 साल बाद में आप सभी की शादी भी होने वाली है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आप कभी शुक्ला सर को याद ही नहीं रखेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर याद रखना हो तो एक चीज कर सकते हैं आप मेरे लिए, कि आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत करिएगा, चैनल सब्सक्राइब ही रहने दीजिएगा फोन में, और नोटिफिकेशन भले ही आप कर दीजिएगा क्योंकि आगे आने समय में आपको ना पढ़ना हो, ठीक है, लेकिन आपके साथ हमेशा शुक्ला स्टडी पॉइंट जुड़ा हुआ है। आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनको सजेस्ट करिए, आपके आरी पड़ोस में कोई होगा उनको सजेस्ट करिए, शादी हो जाएगी, ससुराल में जाएंगी, आप अपने आरी पड़ोस में बता दीजिएगा कि हाँ भाई ये गुरुजी इनसे पढ़ा करें, ठीक है, अपनी जो घर में आपके होंगे वहां पे। तो ऐसे में आप मेरा साथ दे सकते हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करा करें, क्योंकि आपके लिए ही मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। चलिए आप इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो आहार संशोधन के द्वारा संतुलित आहारों का सेवन किस प्रकार किया जाता है। देखिए, भोजन के प्रकार को बदलने से पथरी बनने की संभावना कम हो जाती है। अगर अलग एक ही प्रकार का भोजन आप लगातार करेंगे तो पथरी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में भोजन को अगर बदल बदल के खाएंगे तो पथरी नहीं होती है। लेकिन यह तरल पदार्थ के सेवन से कम महत्वपूर्ण लगता है। इस बात की अपेक्षाकृत कम सबूत है कि आहार में संशोधन अच्छा काम करता है। जरूर नहीं कि आहार में आपने संशोधन कर दिया तो अच्छा इफेक्ट ही पड़े, बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, लेकिन कुछ बदलाव करने लायक होते हैं। यदि लोगों को यह बहुत कठिन या प्रतिबंधात्मक लगता है तो आहार में संशोधन पर कायम नहीं रहेंगे। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि प्रतिबंधों के बारे में बहुत अधिक चिंतित हुए बिना एक संतुलित स्वस्थ आहार का लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि जो उसके बॉडी को रिक्वायरमेंट हो, जो शरीर को चाहिए वो तब तो मिलते रहे। बाकी कोई जरूरत नहीं होती इधर उधर ज्यादा वैरायटी लाने की। कैल्शियम का सेवन बढ़ाना। ऐसे कैल्शियम के सेवन बढ़ाने से क्या होगा। भले ही गुर्दे की अधिकांश पथरी कैल्शियम से बनी होती है, लेकिन इस बात के अच्छे प्रमाण हैं कि कैल्शियम से भरपूर आहार भविष्य में पथरी बनने की संभावना को कम संभावना से जुड़ा हुआ है, यानी पथरी कम बनती है जब आप कैल्शियम युक्त भोजन ग्रहण करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कैल्शियम की खुराक आहार कैल्शियम के विपरीत गुर्दे की पथरी बनने की जोखिम को थोड़ा बढ़ा सकती है। यदि कैल्शियम की खुराक आवश्यक है तो उसके भोजन के साथ लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पथरी बनने की संभावना कम हो जाती है। यानी जितना जरूरत हो उतना ही ज्यादा, किसी भी चीज की ज्यादा बहुत अधिकता नहीं भी जरूरी है
और ना ही बहुत कम, एक लिमिटेड आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी ही। निम्न भोज्य पदार्थ में कैल्शियम पाया जाता है, जैसे कि कैल्शियम अगर आपको लेना है या कैल्शियम की कमी है आपके अंदर, जैसे जो बचपन में मट्टी बच्चे खाते हैं, मिट्टी खूब खाते हैं, तो उनमें कैल्शियम बच्चे बचपन में खूब खाना चाहते हैं। हड्डी निर्माण हो रहा है, उसमें कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, दांत निर्माण हो रहा है, मिट्टी खाने की बड़ी वो होती है। माता के दूध में कैल्शियम खूब पाया जाता है। देखिए, तो दूध और दूध से बने उत्पाद में कैल्शियम खूब दबुआ पाया जाता है, खूब दबा के पाया जाता है। जैसे दूध, दही, पनीर, मट्ठा, इन सभी में पाया जाता है। पत्तेदार हरी सब्जियों में जैसे आपका ब्रोकली, कोलाड यानी गोभी परिवार का जितना भी होता है, इसके अलावा बोक चाय, चीनी गोभी और पालक इन सभी में पाया जाता है। सोया और टोफू में भी पाया जाता है। टोफू प्रकार के जो फल होते हैं उसमें टेम्पे और कैल्शियम फोर्टिफाइड सोया पे इन सभी में। नमक का सेवन कम करना चाहिए। अधिक नमक वाले आहार से पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसे में आपको क्या चाहिए, कम आहार वाले या कम नमक वाले आहार ग्रहण करें। या ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नमक कई प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में एक योज्य के रूप में मौजूद होता है। हर एक चीज में नमक अपने आप में मौजूद होता है, लेकिन अलग से नमक थोड़ा सा अगर कम खाएंगे तो पथरी कम होगी। अधिक नमक के सेवन से मूत्र में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पथरी बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। यानी जो चटकोर खूब खाते हैं, जो नमक वाला ज्यादा प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनको ऐसी संभावनाएं हो सकती है। कम प्रोटीन वाला आहार लेने से क्या होता है, देखिए पशु प्रोटीन मतलब देखिए प्रोटीन दो प्रकार की होती है पशु वाली प्रोटीन, एक होती है वनस्पति वाली प्रोटीन। पशु से जैसे कि आपका मांस, मछली, चिकन, अंडा, ये सब पशु वाली प्रोटीन है। इसकी कमी से विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो यूरिक एसिड या कैल्शियम की पथरी पैदा करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जरूरी है। और एक होता है आपका वनस्पति प्रोटीन, सोयाबीन से जो मिलता है या फिर और चीजों से, ठीक है, जो वनस्पतियों से मिलता है। कम ऑक्सलेट आहार, ये क्या होता है, कई पत्थर कैल्शियम ऑक्सलेट से बने होते हैं। ऑक्सलेट कई प्रकार के स्वस्थ खाद्य समूहों में मौजूद होते हैं और ऑक्सलेट से परहेज करने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इस बात कुछ प्रमाण है कि आहार में ऑक्सलेट को कम करने से मूत्र में ऑक्सलेट की सांद्रता कम हो सकती है। हालांकि इसका कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है, इसके परिणाम स्वरूप पथरी कम बनती है, लेकिन हाँ जरूरी है कि भाई कुछ ना कुछ तो कम जरूर बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के प्रोडक्ट को कम खाने से, ज्यादा खाने से तमाम प्रकार के रोगों से रक्षा हो सकती है और उससे मदद मिल सकती है, ठीक है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में ऑक्सलेट होता है, जैसे कि चाय में चॉकलेट, मेवा, कोको, स्ट्रॉबेरीज, एक प्रकार का फल है स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, अजवाइन हो गया, पालक है, चुकंदर है, अजमोद है, इन सभी में ऑक्सलेट पाया जाता है। उच्च फल और सब्जी आहार कैसे लेना चाहिए, इन सभी में भी आप देखते हैं फलों और सब्जियों के सामान्य स्वास्थ्य लाभों के अलावा इस बात के प्रमाण है कि इससे मूत्र में साइट्रेट की सांद्रता बढ़ जाती है और यह गुर्दे की पथरी के गठन को एक प्रकार से रोकने में मदद करता है। तो गुर्दे की पथरी को या फिर किसी भी रोग में आप देखें तमाम प्रकार की चीजें जो है जरूरी हो जाती हैं। इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आहार संशोधन के द्वारा संतुलित आहारों का सेवन इस प्रकार से आप कर सकते हैं, तमाम चीजें बदल सकती है, जिसकी वजह से आपके तमाम रोगों से रक्षा आपकी हो सकती है, तमाम रोग आपके खत्म हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, पेट में अल्सर होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, पेट में अगर अल्सर नाम का रोग हो जाए तो क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, कैफीन का सीमित सेवन करना चाहिए। सबसे पहली बात क्या, कैफीन, ठीक है। कैफीन जैसे आपका चाय, कॉफी वगैरह में पाया जाता है। कैफीन वाले पेय जैसे गैस्ट्रिक एसिड का उत्पादन करते हैं या बढ़ाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप श्लेष्मा झिल्ली में जलन होने लगती है पेट की। वही सॉफ्ट ड्रिंक के प्रयोग से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये एसिड उत्पादन के साथ पेट में गैस बनाते हैं और गैस्ट्रिक समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए कैफीन युक्त पेय, जैसे कि आप कैफीन किसमें किसमें, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, या कोला पदार्थ जो कोला पेय हो गया, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं ये सब इसमें कैफीन चीजें, कैफीन पाया जाता है, कैफीन नाम का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इससे एक प्रकार से ज्यादा इसको इससे पीने से गैस वगैरह बनने की संभावना ज्यादा है, इसको कम पिए। इनका कम से कम सेवन करना चाहिए अगर पेट में अगर आपके अल्सर है तो। इसकी जगह आप कैफीन मुक्त चाय पिए, जिसमें कैफीन ना हो ऐसी चाय ग्रहण करें। हल्दी वाला दूध पिए, ग्रीन टी पिए, हर्बल टी, ग्लूकोज, पानी, छाछ, इन सभी का सेवन आप कर सकते हैं इसके अलावा, ठीक है, अगर आपको पीना ही है तो। अब ये मत कहना मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ठीक है। वो वाले पीने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मट्ठा पीने की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर चाय को खत्म करने, बहुत सारे लोग तो स्टेटस लगाते हैं, कुल्हड़ वाली चाय, लगता है कि भाई अमृत पा गए हैं चाय पी करके। एक बार मैं भी जो है गया था बनारस में, तो भाई देखा सब वहां पर चाय पी रहे थे, ठीक, कुछ लोग चाय सिगरेट लगा रहे हैं, कुछ लोग चाय पी रहे हैं टपरी पर बैठ करके, हंसी मजाक हो रहा, बातें हो रही हैं। तो कुछ दिन तक जब तक मैं पढ़ा वहां पे, तब तक मेरी भी शौक बड़ी होती थी, चाय जा करके वहां बैठ के पीता था।
फिर जब वहां पर चाय पीने शुरू किया तो दिन भर में 4-5 चाय हो जाती भाई। खाना वाना बंद हो गया, झुरा एकदम से छुहारा हो गया। उसके से यक्के दूसरी मतलब 21 साल में एकदम से झुरा के छुहारा हो गया। खाना खाने का मन ना हो, इधर जाए तो समोसा खा लिया, उधर चाय चाय से समोसा निपटा दिए हम। ऐसे ऐसे कोई वो दोस्त मिल गया है शुक्ला जी खा लीजिए, फिर वो मिल गया, हम किसी दिन हम खिला दिए, किसी दिन वो खिला दिया। ऐसे ऐसे भैया सब निपट जाता था। और खाना भी बनाना रहता था खुद में, तो खाना वो बनाने के चक्कर में कौन बनाएगा इतना मेहनत करके, तो चलो फिर समोसा खा लिया जाएगा। या 30 रुपया वाला भोजन जो उसमें मिलता है, उसमें है बीएचयू के अंदर जब आप जाएंगे तो मैत्री जलपान गृह है, वहां पर 30 रुपए में बढ़िया मिलता है। मॉर्निंग टाइम में आप जाएंगे तो पूरी छाठ मिलता है, ठीक है। और पूरी के साथ सब्जी मिलती, तो छाप पूरी और मिर्चा उर्चा बढ़िया मतलब तल करके खा लो, एकदम से पेट भर गया। शाम मीटिंग में इधर उधर से कहीं से खा लिया, आपका काम हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती थी। तो फिर वो सुरूर जब मैं थोड़ा सा देखा भाई अपना चेहरा हो रहा, तो एकदम से छुहारा जब दिखाने लगा, तब फिर हम कहा भी चाय वाय बंद करो, अब नहीं पीना है चाय वाय। अब घर पे एक आध बार दिन भर में सुबह मॉर्निंग में पी लेता, शाम वाम का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगला, मसालेदार और चिकनाई युक्त भोजन से परहेज करें पेप्टिक अल्सर में। देखिए, मसालेदार और तैलीय खाद्य पदार्थ अल्सर का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन वे कुछ लोगों में लक्षण को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या बदतर या बेकार कर सकते हैं, रोग को और बढ़ा सकते हैं। यदि मसालेदार भोजन से आपको परेशानी होती है तो आपका सेवन उनका सेवन आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या सीमित कर देना चाहिए, कम खाना चाहिए। इस तरह के भोजन में अचार, मिर्च, पेस्ट्री, केक, मिठाई, तला हुआ भोजन, वसा ग्रेवी इत्यादि। जैसे आजकल आप चल रहे, जैसे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, बड़े लड़कियां तो बड़ी फेमस हो गई हैं भाई, किसको खाने के लिए, मंचूरियन खाने के लिए। मंचूरियन के ठेले पे चली जाएंगी, भैया लगा देना 25 वाला लगा देना। और वो सफेद वाली चटनी आती है, मीठी मीठी या कोई सी लगती है। एक दिन भैया मोमोज हम भी खा लिए, बनारस में ही थे। पूछो ना भाई, मोमोज तो भाई मेरे लिए बिल्कुल एकदम से जान लीजिए कि जहर की टाइप का लगा, ठीक है। खा लिया तो खाने में तो बड़ा टेस्टी, खूब तीखा तीखा लगता है एकदम से। पहली बार मैंने खाया, सबको देखा खाते हुए, तो हम भी दोस्त लोग बढ़िया लगता शुक्ला जी, चलो निपटाते हैं, चलो भाई खावा जाए। गए भैया, खाए पियन करे बाद में भी मोमोज, तब वही दिन से हमारा जो है मन रूठ गया बस से, ठीक है। तो ऐसे में मोमोज वगैरह भाई सभी के बस के बात नहीं पचा पाना, ठीक है। तो अगर आपका स्टेमिना मतलब वो सब ठीक ठाक है, क्या नाम है, पाचन तंत्र, तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ज्यादा मोमोज नहीं, हफ्ते में एक आध बार अगर खा लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हाँ, अब आजकल डेली डेली ठेले में पहुंच करके आप खा रही हैं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। परेशान हो जाएंगे भविष्य में आप। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, आपको जैसे कुछ चीजें समोसा वगैरह तो चल जाता है, जो कि समोसे में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। एक आध समोसा खा लिया आपने तो कोई दिक्कत नहीं है। चले, भूखे ना रहना। सबसे पेप्टिक अल्सर में आपको यह नहीं है कि भूखे हमेशा बना रहना है। जो लोग उपवास रखते हैं या किसी समय का खाना नहीं खाते हैं, उनमें इस बीमारी की स्थिति और खराब हो सकती है। क्योंकि खाली पेट क्या होता है, खाली पेट में क्या होता है, गैस बन सकती है। इस बीमारी का मुख्य लक्षण होता है पेट में जलन। पेट के खाली होने पर एसिड की मात्रा बढ़ती है और पेट में दर्द होता है, गैस बनती है। पेट के एसिड को खत्म करने वाले कुछ खाद्य पदार्थों और दवाओं को खाने में से दर्द को राहत जरूर मिल जाती है, लेकिन हाँ, ये चीजें बढ़ती रहती हैं। तो गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे पेट फूलना इस बीमारी के सामान्य लक्षण है। अल्सर में क्या होता है, पेट आपका फूल जाता है गैस बनने की वजह से। और अगर हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसकी वजह से गैस बनती है, तो यह असुविधा को और बढ़ा सकता है, आपको और दर्द दे सकता है। इसलिए पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज और सलजम, सूखा मटर, तले हुए खाद्य पदार्थ आदि का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए, ताकि लक्षणों को नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। ये अल्सर को आपको खत्म किया जा सके, ठीक है। आगे देखिएगा, अल्कोहल का सेवन आपको छोड़ देना चाहिए। यानी कि वो जो कहते हैं कि भाई नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, ठीक है। तो नशा शराब में भी होता है और शराब से और नुकसान भी होता है बाबू। तो इस वजह से शराब वगैरह जो पीते हैं या अल्कोहल से युक्त पदार्थ, उनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ का सेवन करने से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ साथ सुरक्षात्मक म्यूकोसल लेयर को नुकसान हो सकता है और आगे यह सूजन और ब्लीडिंग का कारण भी बन सकता है। इसलिए लक्षणों को कम करने के लिए अल्सर से ग्रसित व्यक्ति को अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इस उम्र में बहुत सारे लोग कहेंगे, वैसे लड़कियां तो कम पीती हैं, लड़कियां बहुत शहरों वगैरह में होता है प्रचलन की भाई लड़कियां ने शराब पी ले, लेकिन गांव वगैरह में जो लड़के होते हैं, बारात जाते हैं तो एकदम से खूब पी पाए के एकदम डीजे कूदेंगे, लगेगा कि भाई हाँ जो है यही है पूरा टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन आ गए हैं नाचने के लिए, ठीक है। और जब एक प्रकार से झगड़ा करेंगे, बारात में मारपीट करेंगे, ऐसे गुर्राएंगे, लगता है कि हाँ यही है भैया राजा साहब आ गए हैं समय, ठीक है, 2 घूंट पी लिए।
लेकिन ये बहुत गलत चीज है, वो अपना भविष्य नष्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो दोस्त बताएंगे क्या पीने के लिए आपको? ऐसे हमसे हमारे तो कई सारे जो है लोग, जब हमें अलग अलग शहरों में, जो कानपुर भी रहा हूँ, बनारस भी रहा हूँ, तो दोनों शहरों में कई लोग मिले से, शुक्ला जी पिया करो, मोटे हो जाओगे, ये हो जाओगे। हम कहा भैया मोटा होना मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ, मैं अपने आप में फिट हूँ। जरूर नहीं कि आपका गाल फूला हो, आपका पेट निकला हो तो आप मोटे हो जाएंगे। आप जान लीजिए फिर वो बेकार ही है। अगर पेट इतना ज्यादा निकल आया है तो आपके अंदर बीमारी है, आप मोटे नहीं हुए हो। ठीक है, आप अपने अंदर, आपको थका कम लगती है, आप हमेशा ऊर्जान्वित महसूस करते हैं, आप जो है हमेशा किसी काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं, आलसीपन कम है, तो आप स्वस्थ हो। ठीक है, स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं कि गाल आपका एकदम से फूला हो, लाल लाल हो। ठीक है, ऐसी कोई भी जरूरत नहीं होती, आप बस स्वस्थ हैं, आपके शरीर में रोग नहीं है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, तो आप मजबूत हो, आप मोटे हो, आप तगड़े हो, आप स्वस्थ हो। तो आपसे बहुत लोग कहेंगे पीने वाले बच्चे में, जैसे कहते हैं कि भाई गुरु अरे पी लियो, मोटाई जाबो, ये हो जाए वो हो जाए, कुछ ना ही हो मोटा उठा दारू पिए से, बस खाली का हुए शरीर की हानि होगी, नैतिक पतन आपका हो जाएगा, सामाजिकता से आप वंचित हो जाएंगे। ठीक है, समाज के लोग आपको हीन भावना से देखेंगे। ये सब बिल्कुल ये मत सोचना कि शराब पीने से हमारा सब दुख खत्म हो जाता है और दुख का कारण बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इसमें। यदि रोगी व्यक्ति धूम्रपान करता है, तंबाकू चबाता है, तो इस आदत को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तंबाकू अल्सर को ठीक करने की गति को कम कर देता है, इसके अलावा दोबारा अल्सर होने के जोखिम को बढ़ा भी देता है। ठीक है, अचानक से तंबाकू और धूम्रपान का सेवन करना कठिन हो जाता है, इसलिए इसके बारे में डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए। तो जरूरी है कि भाई तंबाकू और धूम्रपान का सेवन या एल्कोहलिक पदार्थों को बंद करें, इससे क्या होगा, अल्सर में मदद मिल सकती है। आगे देखो बाबू, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जंक फूड और फास्ट फूड में क्या अंतर है बताओ? जंक फूड और फास्ट फूड तो दबुआ ऐसा ही चल रहा है, इतना खात है आदमी जो जवाब नहीं है। ठीक है, क्या हुए, जैसे आलू के चिप्स, नासोस, बिस्कुट, चॉकलेट, कैंडी, मीठे ड्रिंक्स, कोला, तले हुए स्नैक्स। ठीक है, जो फिंगर होता है स्नैक्स, शादी ब्याह में चलने लगा है। ठीक है, जैसे चीज पप्स, केक, ये सभी जंक फूड है। केक, चॉकलेट, कैंडी, मीठे ड्रिंक्स, चिप्स वगैरह जितना आवत है, चिप्स वगैरह ये सब जो आता है, सब क्या है, ये सब जंक फूड है बेटा। क्या है, जंक फूड। अच्छा, फास्ट फूड का हुए, फास्ट माने तेज, फूड माने खाना, जो खाना बहुत तेज बन जाए, पेटो भर जाए, वो फास्ट फूड हुए। जंक फूड से पेट नहीं भरत, लेकिन हाँ ऊर्जा जरूर, मतलब कि वो एक प्रकार शरीर में आपको दे देता है तमाम सारी चीजें। तो फास्ट फूड में क्या होता है, तमाम आइटम शामिल है, जैसे कि जिसको जल्दी तैयार करके परोसा जाता है, इन्हें पैक भी किया जाता है, लेकिन वह कुछ समय के लिए ही सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, ठीक है, चाउमीन, टिकिया, मतलब कैसे होते हैं आपका नूडल्स, ये सब आपके जंक फूड में, मतलब कि फास्ट फूड है। ठीक है, फास्ट फूड और जंक फूड खाने के क्या नुकसान है? देखिए, जंक फूड का सेवन पुरानी बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकता है। आपके अंदर पुरानी कोई बीमारी है तो पुरानी बीमारी जो है और बढ़ सकती है, जैसे कि दिल की बीमारी, मधुमेह और कैंसर जो होता है, इसको और बढ़ा देता है अगर आप फास्ट फूड का सेवन या जंक फूड का करते हैं। जंक फूड प्राय संतृप्त और ट्रांस वसा में उच्च होता है, जो उच्च कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर में योगदान कर सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा जो होता है बढ़ जाता है। ऐसे ही फास्ट फूड का भी डिमेरिट्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो फास्ट फूड आप समझ गए क्या होता है, जंक फूड भी जान गए होंगे। जंक फूड फास्ट फूड समझ गए ना बेटा? जंक फूड और फास्ट फूड यही होते हैं। क्या होते हैं जंक फूड और फास्ट फूड? नहीं समझे तो फिर से बताइए। देखिए, जंक फूड तो आपका आलू का चिप्स वगैरह हो ही गया, मीठे ड्रिंक्स, केक वगैरह सब। ठीक है, फास्ट फूड में कहा जैसे बर्गर हो गया, आलू फ्राई हो गया, पिज्जा, मिल्क शेक, सैंडविच, नूडल्स, ये सब है। ठीक है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों ही नुकसानदायक होते हैं शरीर के लिए। क्लियर। अच्छा, पोषक तत्व क्या है? पोषक माने होता है न्यूट्रिशन से तत्व। पोषक तत्व हमने बताया ना भाई, 6 पोषक तत्वों के बारे में मैंने आपको बताया था, वही पोषक तत्व होते हैं। भोजन में अनेक जटिल रासायनिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो शरीर की वृद्धि और ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करते हैं। शरीर की वृद्धि कौन करता है? शरीर की वृद्धि प्रोटीन करता है। ऊतकों की मरम्मत या टूट फूट की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। रोगों से रक्षा कौन करता है? रोगों से रक्षा विटामिन करते हैं, खनिज लवण करते हैं। शरीर को उष्णता और नियंत्रण के लिए आवश्यक कौन है? तापमान को नियंत्रण कौन करता है? तो जल करता है। ठीक है, आवश्यक है। और शरीर को ऊर्जा भी देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट देता है। ये रासायनिक पदार्थ शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं।
उन्हीं को पोषक तत्व कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया पूरा कार्बोहाइड्रेट जितना भी शरीर को जरूरत होता है, 6 पोषक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न, मौखिक आहार का है, ओरल फीडिंग जिसको कहते हैं। देखिए मौखिक आहार से तात्पर्य है मुंह से दिया जाने वाला आहार। जितना भी आहार आप मुंह से लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो सब मौखिक आहार के अंतर्गत आता है, जिसमें शिशु का स्तनपान हो गया, यानी कि माता का दूध बच्चा पी रहा, वो भी ओरल आहार हो गया, ओरल फीडिंग हो गया। बोतल से दूध पिलाना या भोजन करना, ये सब एक प्रकार से मुंह के माध्यम से जब हम आहार लेते हैं। तो आप सोच रहे हो गुरुजी और कहाँ से आहार लिया जाता है? भैया ग्लूकोज नसों के माध्यम से आपको चढ़ा दे। इसे ये छह पोषक तत्व, भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, खाना नहीं खाते मरीज, जब कभी कभी बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो मरीज खाना थोड़ी खाते हैं। मरीज जब खाना नहीं खाते तो क्या खाते हैं भैया? जब मरीज खाना नहीं खाते हैं तो फिर उसके अंदर जो है इंजेक्शन के माध्यम से या एक ग्रास नली से पाइप डाल करके उसको तरफ पदार्थ, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट सब कुछ भेजा जाता रहता है। तो कहीं ना कहीं पे उसके लिए व्यवस्था होती रहती है। क्लियर? तो मुंह ही नहीं बल्कि कई माध्यम से जो है भोजन करवाने की विधि है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है बाबू, ओरल केयर क्या है? ओरल केयर तो मुंह से संबंधित रोगों और दंत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो है ओरल केयर का प्रयोग किया जाता है। यानी ओरल केयर यानी कि मुंह से संबंधित जो रोग होते हैं, दांतों की स्वास्थ्य को, यानी ओरल हाइजीन, यही सब एक प्रकार से ओरल केयर के अंतर्गत आता है। हाइजीन माने स्वच्छता। ब्रेस्ट फीडिंग के क्या लाभ है? ब्रेस्ट फीडिंग करने से बच्चे का प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। जो बच्चे 2 वर्ष तक माता जी का दूध पीते हैं, उनकी इम्यूनिटी शेष बच्चों से अधिक हो जाती है। यानी कि ऐसे बच्चे जो अपनी माता का दूध पीते हैं, स्तनपान करते हैं, ब्रेस्ट माने स्तन होता है, फीडिंग माने होता है भोजन, ठीक है, आहार, ठीक है, ग्रहण करना। तो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि जो है दूध को पीते हैं, अपनी माता का दूध पीते हैं, वो बोतल वाले दूध नहीं पीते हैं गाय भैंस का, वो अपनी माता का दूध पीते हैं। उन बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती, मजबूत होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसलिए बच्चों को डिब्बे वाला दूध नहीं पिलाना चाहिए, अपनी माता का दूध पिलाना चाहिए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे में जो बच्चे एक प्रकार से अपनी माता का दूध पीते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। और जो बच्चे डब्बे वाला दूध पीते हैं, वो उनको डायरिया होगा, निमोनिया होगा, दुनिया भर का टीम टाम होगा, बचपन से उनको दवाई डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाए, भागते रहेंगे। हम लोग हैं 3-4 भाई हैं, माता जी हम लोग कभी डिब्बे का दूध नहीं पिए, ठीक है। मम्मी हमारी बताती है कि भाई डिब्बे का दूध जो है वो वैसे भी जो है उतने उस जमाने में उतना प्रचलित भी नहीं था। माता जी अपना दूध पिलाती थी। और हम लोगों को आज तक है, 4 भाई हैं, हम चारों भाई की बीमारी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहता है। कि भगवान की कृपा कह लीजिए, फिर जो कुछ कह लीजिए, तो इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाता है, इससे बीमारियां कम हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं बीमारियों से रक्षा करती है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। ऐसे अगर देखें, ब्रेस्ट फीडिंग किसी किसी स्थिति में नहीं भी करवाना चाहिए, जैसे कि महिला बीमार है, किसी तगड़े रोग से ग्रसित है, तो ऐसे में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहिए, स्तनपान नहीं कराना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि देखिए, शिशु को 6 माह तक स्तनपान कराया जाना जरूरी होता है। फिर बच्चे को पूरक आहार के साथ 12 महीने या उसके बाद तक भी स्तनपान कराया जाना चाहिए। पूरक आहार माने कि जैसे कि मसल करके कोई भोजन दे दिया या पेय पदार्थ, तरल पदार्थ दे दिया बच्चे को, ताकि वो एक प्रकार से वो सब पीता रहे और दूध भी पीता रहे। स्तनपान किसे कहते हैं? माँ के द्वारा अपने शिशु को अपने स्तनों में आने वाले दूध को पिलाने की क्रिया को स्तनपान कहते हैं। स्तनपान शिशु को संरक्षण और संवर्धन का कार्य करता है। माँ के दूध की गुणवत्ता बताएं। देखिए माँ का दूध जो होता है उसमें विटामिन और प्रोटीन एकदम से भरपूर मात्रा में होता है। और वो जो दूध आता है माता के स्तन में, वो बच्चे के लिए ही आता है, बच्चों के हिसाब से आता है। उसमें सारे प्रोडक्ट जो है एकदम परफेक्ट मात्रा में होते हैं, भरपूर, और गाय के दूध की तरह होता है। इसमें गाय के दूध से अधिक उपयोगी तत्व भी होते हैं माता के दूध में। माँ का दूध बच्चों के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करता है। देखिए माता का दूध जो होता है वो उसी बच्चे के लिए बनता है, भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। और जो गाय का दूध होता है वो गाय के बच्चे के लिए बना है, लेकिन अगर उसको मनुष्य के बच्चों को पिलाएंगे उससे अलग टाइप का एक प्रकार से उसके अंदर, इसीलिए बीमारियां वगैरह कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में होती है। लेकिन हाँ, गाय का दूध सबसे बेटर दूध माना जाता है बजाय और पशुओं के दूध के, ठीक है। इसलिए बच्चों को अगर आपके माता का दूध नहीं है तो आप गाय का दूध पिलाएं, वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बच्चों के लिए कृत्रिम आहार। देखिए माता के दूध के अतिरिक्त जो अन्य दूध बच्चे को दिया जाता है उसे फार्मूला दूध कहा जाता है, ठीक है। गाय का दूध बच्चों के लिए उत्तम होता है, किंतु भैंस का दूध भी दिया जा सकता है। भैंस के दूध में गाय के दूध की तुलना में फैट अधिक होता है, ठीक है, भैंस के दूध में।
कोलोस्ट्रम क्या होता है? तो बच्चे को जन्म के पश्चात कुछ दिन तक जो द्रव स्तन से बाहर निकलता है वही परिपक्व दूध नहीं होता, मतलब दूध नहीं बनता है पहले, तो कुछ तरल पदार्थ निकलता रहता है माता के स्तन से। तो यह एक साफ पीले रंग का पदार्थ होता है, इसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इसमें प्रोटीन और विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। कोलोस्ट्रम यानी कि दूध से, मतलब पीला पदार्थ होता है, दूध से पहले निकलता है माता के स्तन से, ठीक है, उसी को कोलोस्ट्रम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, बच्चे का अनुपूरक आहार बताएं। देखिए, बच्चों को दूध के अतिरिक्त दिए जाने वाले आहार को अनुपूरक आहार कहते हैं। जैसे दूध तो मिल रहा है, आप दूध, कितना दूध एक प्रकार से मिल जाएगा बच्चे को, ऐसे में उसको ज्यादा दूध, मतलब दूध के साथ साथ और भी कुछ आहार दिया जाता है, उसी को अनुपूरक आहार कहते हैं। जैसे फलों का रस हो गया, संतरा, टमाटर, छाछ, दही, चावल, सूप, अंडा की जर्दी, ये सब दिया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फीडिंग ट्यूब का है बाबू? फीडिंग ट्यूब, फीडिंग ट्यूब क्या है? देखिए, यह एक चिकित्सीय उपकरण होता है जिससे हम भोजन अंदर ले जाते हैं। इसका उपयोग उन लोगों को पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है जो मुंह से पोषण प्राप्त नहीं कर सकते, जिनको कोई प्रॉब्लम है या रोगी है, वो भोजन मुंह से नहीं कर सकते, उनके लिए व्यवस्था की जाती है। सुरक्षित रूप से निगलने में असमर्थ हैं, जिन्हें पोषण अनुपूरक की आवश्यकता है, फीडिंग ट्यूब के द्वारा खिलाए जाने की अवस्था को गैवेज एटरल फीडिंग या ट्यूब फीडिंग के नाम से जानते हैं। जब उनको जो है ट्यूब के माध्यम से अंदर उनके भोजन को या उनके अंदर पोषक तत्वों को प्रवेश करवाया जाता है, उसी को ट्यूब फीडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, फीडिंग ट्यूब के प्रकार। देखिए, सबसे आम प्रकार की ट्यूबों में नाक के माध्यम से डाली जाने वाली ट्यूब शामिल होती है। नाक में एक ट्यूब आपकी डाल दी जाती है, उसी से भोजन अंदर भेजा जाता है ग्रास नली के माध्यम से। इसमें नागोगैस्ट्रिक, नासोडुओडेनल और नासोजेजुनल ट्यूब शामिल होती है। सीधे पेट में रखी जाने वाली ट्यूब में गैस्ट्रोस्टोमी, गैस्ट्रोजेनोस्टोमी और जेजुनोस्टोमी फीडिंग ट्यूब शामिल होती है, जिसके माध्यम से नाक में पाइप डाल करके और अंदर तक भोजन पहुंचाया जाता रहता है, ठीक है, या पोषक तत्व पहुंचाया जाता रहता है। ट्यूब फीडिंग क्या होती है? ट्यूब फीडिंग में आमतौर पर नाक या पेट के माध्यम से तरल पोषक, मतलब जो पोषक भोजन होता है जिसमें सारे प्रोटीन, खनिज और विटामिन सब होते हैं, उन्हीं को पहुंचाया जाता है आपके अमाशय तक। फीड के प्रकारों में जैसे दूध का शिशु, फार्मूला विशेष फीड शामिल होता है। कभी कभी जब दूध बच्चा नहीं पी पाता मुंह के माध्यम से, तो उसके लिए भी ऐसी व्यवस्था करी जाती है। अगला क्वेश्चन आ चुका, नासिका आमाशयी पोषण क्या है? यही चीज होती है नासिका, नाक के माध्यम से। इस विधि में 3 से 4 मिलीमीटर की डायमीटर की पतली और नरम पॉलीथीन नलियों का उपयोग किया जाता है। उपयोग के पहले इन नलियों पर जैतून का तेल या लिक्विड पैराफिन लगा करके चिकना कर लिया जाता, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बेचैन रोगियों में नली डालने से पहले नाक में प्रोकैन घोल का स्प्रे करना आवश्यक हो जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नली के द्वारा दिए जाने वाले पोषण हेतु आहार। देखिए, नली के द्वारा दिए जाने वाले पोषण के लिए उपयोग में आने वाले आहार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार, दूसरा अधिक कार्बोहाइड्रेट सामान्य प्रोटीन युक्त आहार, और तीसरा होता है अधिक प्रोटीन अधिक कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है। इस 3 टाइप के आहार को दिया जाता है नाक के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, नासोजेजुनल फीडिंग ट्यूब क्या है? देखिए, एक नासोजेजुनल ट्यूब एनजी ट्यूब के समान होता है। यह पेट के माध्यम से और जेजुनम छोटी आंत के मध्य में पिरोया जाता है, छोटी आंत तक जाती है। इस प्रकार की ट्यूब का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो पेट की शिथिलता, बिगड़ी हुई गैस्ट्रिक गतिशीलता या उल्टी के कारण से पेट में भोजन को सहन करने में असमर्थ है। उनके लिए नाक के माध्यम से ट्यूब डाल करके उनके छोटी आंत तक ट्यूब को पहुंचा दिया जाता है, ताकि उनका जो भोजन है, पोषण है, उनके पेट तक पहुंचता रहे। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है, कोर्स में ज्वाइन होना है, पीडीएफ प्राप्त करना है, इन सभी चीजों का, होम साइंस के पीडीएफ प्राप्त करने हैं, पेपर 1 पेपर 2 का, एसएमएस कीजिएगा 9161 93 60 62। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे आप? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। देखिए, 100 रुपए फीस रखी गई है सभी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन अगर आपको केवल होम साइंस का चाहिए तो केवल 50 रुपए फीस में आपका हो जाएगा, ठीक है। स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको पेमेंट कर देना होगा। तो उसका जो है पीडीएफ और वीडियो लेक्चर, वीडियो तो फ्री में आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, लेकिन पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगा, या फिर पीडीएफ आपको डायरेक्टली हमारे पास एसएमएस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए जो है 50 रुपए फीस रखी गई सभी सब्जेक्ट के लिए। वैसे सभी सब्जेक्ट के लिए केवल 100 रुपए फीस है। इसमें आपके 2 सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते हैं, यानी 4 पेपर वो और एक को करिकुलर का, यानी कि आपके 5 पेपर की तैयारी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आहार की परिभाषा दीजिए। आहार क्या है? आहार
देखिए सुधा नारायण के अनुसार अगर देखें तो आहार ठोस व तरल पदार्थ कुछ भी हो सकता है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक और पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा और प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है, उसी को आहार या भोजन कहते हैं। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। तो आहार की परिभाषा ऐसी दी सुधा नारायण जी ने। सुपोषण क्या होता है? यह पोषण की वह अवस्था होती है, सुपोषण, जिसमें मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए जो जरूरत वाली पोषण चीजें हैं वो सब मिल जाती है। यानी कि उसको अगर कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना वसा, कितना कार्बोहाइड्रेट सब कुछ चाहिए, उसका उसके शरीर के अनुपात में सब कुछ मिल जाता हो, वो होता है आपका सुपोषण। ठीक है। संतुलित पोषण भी ऐसे ही होता है। संतुलित पोषण देखें, आयु, लिंग, व्यवसाय, शारीरिक संरचना, शरीर भार और शारीरिक अवस्था के अनुसार या अनुरूप पोषक पदार्थों की विभिन्न मात्रा की आवश्यकता स्वस्थ रहने के लिए होती है। जो आहार व्यक्ति ले रहा है, यदि उसे इतनी मात्रा में पोषण भोज प्राप्त हो जाता है, तब इसे संतुलित पोषण कहा जाता है। यानी मान लेते हैं उसका आयु कितनी है, यानी कि बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, तो उसके हिसाब से उसकी डाइट अलग होगी। ठीक है। लिंग यानी महिला है, पुरुष, तो महिलाओं के अलग डाइट होती है, पुरुषों के लिए अलग होता है भोजन। व्यवसाय, वो मान लेते डॉक्टर है, मास्टर, तो उसके लिए अलग भोजन होता है। वो किसान है या कर्म बहुत ज्यादा काम करते, तो उसको अलग टाइप के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। शारीरिक संरचना, बहुत लंबा चौड़ा है तो उसके लिए अलग भोजन होगा, छोटा नाटा कट्टा है तो इसके लिए अलग होगा। शरीर कितना वजन है, 50 किलो का तो उसके लिए अलग होगा, 80 किलो का बंदा तो उसके लिए अलग होगा, उसके जो 80 किलो का उसमें फैट कम होगा। ठीक है। और जो एक प्रकार से 50 किलो का उसमें फैट भी थोड़ा शामिल कर देंगे। वही सब चीजें, यानी शारीरिक अवस्था, ये सब के लिंग, जन्म स्थान, लिंग जो है, आयु, इन सभी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि किसी व्यक्ति को कितना प्रोटीन चाहिए, किसको कितना कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, किसको कितना विटामिन है, कितना खनिज लवण जरूरत है, कितना किसको क्या चाहिए। यानी कि सभी का एक प्रकार से बैलेंस, एक उसके शरीर के हिसाब से, कदकाठी के हिसाब से, आयु के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, जन्म स्थान के हिसाब से, सबके हिसाब से उसको पोषण दिया जाता है, संतुलित पोषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्याप्त पोषण। देखिए, यदि व्यक्ति अपनी आयु, लिंग, व्यवसाय, शरीर भार और शारीरिक अवस्था के आधार पर पोषक पदार्थों की निर्धारित मात्रा से 50% अधिक मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण ग्रहण करता है, तो इसे पर्याप्त पोषण कहा जाएगा। यानी जितना उसकी जरूरत है उससे भी 50% अगर अधिक भी लेता है तो जरूरत होती है। ठीक है। सामान्य से इतना ज्यादा लेता है तो। अगला क्वेश्चन, कुपोषण का हुआ भैया? कुपोषण मतलब कि जब पोषण एकदम से खराब हो, विटामिन चाहिए, खनिज लवण दबवा के मिल गया आपको। ठीक है। खनिज लवण की जरूरत है, आपको मिल गया कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है आपको, प्रोटीन है, प्रोटीन दे दिया गया, तो ये सब होता है कुपोषण। कुपोषण तब होता है जब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते। कुपोषण के कारणों में आहार की कमी, पाचन की अव्यवस्था और भी कोई तमाम रोग शामिल हो सकते, जिसकी वजह से जो है कुपोषण हो सकता है। कुपोषण के प्रकार, कुपोषण 3 प्रकार का हो सकता है। एक होता है अति पोषण की वजह से, यानी बहुत ज्यादा भोजन अगर आपको मिल जाए, बहुत ज्यादा चीजें मिल जाए, तब भी कुपोषण हो सकता है, वो भी अच्छा पोषण नहीं। कु माने गलत पोषण, बेकार पोषण। अल्प पोषण, कम पोषण मिले तब भी दिक्कत हो जाएगी। और विशिष्ट अभाव, किसी भी प्रोडक्ट को ना मिलना भी एक प्रकार से कुपोषण में शामिल होता है। पोषण की परिभाषा दीजिए। देखिए, पोषण की परिभाषा D.F. टर्नर कहते हैं कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक क्या होता है, संगठन होता है, जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है और उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, ऊतकों और कोशिकाओं की टूट-फूट के लिए मदद करते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं, शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, वही सब चीजें होते हैं पोषण। पोषण का अर्थ क्या है? पोषण का अर्थ भोजन का पाचन, अभिशोषण, चयापचय और उसके द्वारा पोषण अर्थात शरीर का निर्माण, ऊर्जा प्राप्ति, रोग रोधन क्षमता, ये सब उससे जो है पोषण के द्वारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, आधारीय चयापचय दर को प्रभावित कौन करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए, आधारीय चयापचय दर को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, जैसे कि शरीर सतह का क्षेत्र कहाँ, शारीरिक सतह का क्षेत्र, आप महिला हैं कि पुरुष हैं, आपकी उम्र कितनी है, आप कितना सोते हैं, शारीरिक तापमान आपका, यानी शरीर टेम्परेचर कितना है, अंतःस्राव ग्रंथि आपकी कितनी स्ट्रांग है, जलवायु कैसी है, किस जलवायु में रहते हैं, डर और तनाव का माहौल आपके अंदर रहता है कि नहीं रहता है, कुपोषण गर्भावस्था में है कि नहीं है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें जो होती हैं वो आधारित चयापचय दर को प्रभावित करती रहती है। अगला क्वेश्चन से, बॉम्ब कैलोरी मीटर क्या है? फटाफट से आप बताएंगे बॉम्ब कैलोरी मीटर। देखिए, आहारीय पदार्थों के द्वारा ग्रहण किए गए पोषक तत्व शरीर कोशिकाओं में कुछ विटामिन और हार्मोन्स की उपस्थिति से ऑक्सीकृत होते हैं।
क्या जो हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं शरीर में, वो उन कोशिकाओं में कुछ विटामिन और हार्मोन्स होते हैं, उन्हीं की वजह से एक प्रकार से ऑक्सीकृत हो जाते हैं जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व होते हैं। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, यानी जब हम भोजन खाते हैं और हार्मोन्स और विटामिन की उपस्थिति में वो ऑक्सीकृत होते हैं, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा की मात्रा पोषक तत्वों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, इसमें चूंकि होता है पोषक तत्वों में वसा, प्रोटीन की मात्रा पर निर्भर करता है कितनी ऊर्जा निकलेगी, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आपने कितना ग्रहण किया उस पर निकलेगी। इसको जानने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर नाम का एक उपकरण है, यंत्र है, इसका प्रयोग करते हैं कि भाई कितना ऊर्जा जो है खाने के बाद निकली। इसमें भोजन की एक निश्चित मात्रा का ऑक्सीडेशन करते हैं और ऊर्जा मापन हम कैलोरीज में करते हैं तथा उस मापक यंत्र को कैलोरीमीटर कहा जाता है जिसमें ऊर्जा को मापा जाता है। इस तरीके से बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा भोजन में जो ऊर्जा की मात्रा होती है उसी को मापना का एक तरीका होता है, क्योंकि ऊर्जा जो होती है प्रोटीन से भी मिलती है, ऊर्जा वसा से भी मिलती है, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊर्जा शरीर को कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। सबसे अधिक ऊर्जा 1 ग्राम में कितना कौन देता है? वसा देती है। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा, और जो है कार्बोहाइड्रेट में भी इतनी ऊर्जा ही मिलती है, ठीक है, 4.1 किलो कैलोरी, क्योंकि वसा में ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा वह शक्ति है जो शरीर के कार्य रूप में परिवर्तित होकर के मनुष्य को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में तेल आप डालते हो, तेल जो काम करता है वही काम जो है तेल के द्वारा ही मोटरसाइकिल आगे बढ़ती है। जब पेट्रोल डालते हैं तो वही पेट्रोल का या ऊर्जा का काम करती है, यानी कि जब आपका शरीर तभी चलायमान होगा, जब शक्ति आपके अंदर तभी आएगी जब आप ऊर्जान्वित होंगे, ठीक है। ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता माना जाता है। मानव को विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य जीवित रहते हुए प्रत्येक क्षण ऊर्जा का प्रयोग करता है। सभी शारीरिक क्रियाओं जैसे कि हृदय का धड़कना हो गया, मस्तिष्क का कार्य करना हो गया, पाचन का काम हो गया, चयापचय, उत्सर्जन और सभी प्रकार की मांसपेशीय क्रियाएं जो आपके अंदर चल रही हैं, अनैच्छिक क्रियाएं और जो बाहरी जो अपने हाथ हिला रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उन सभी में ऊर्जा की खपत होती है। जैसे चलना फिरना, दौड़ना, लिखना, ये सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा इन्हीं सभी कार्यों के लिए काम करने की एक तरीका होता है। ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बस। अगला क्वेश्चन आ चुका बाबू। प्रश्न, टाइफाइड किस प्रकार का रोग है? देखिए, यह सल्मोनेला टाइफो नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसी के द्वारा संक्रामक रोग होता है, उसी के द्वारा होता है। पीने के पानी या दूध के अंतः पदार्थों के संदूषित होने से टाइफाइड एक निश्चित अवधि तक फैलने वाला ज्वर होता है, बुखार होता है, धीमा बुखार, जो विभिन्न माध्यमों से संक्रमण होने के कारण से हो जाता है। इसकी अवधि 3 सप्ताह और कभी-कभी 1 महीने तक के लगभग में हो जाती है। लगातार सुई लगती रहती है, इंजेक्शन लगता रहता है। इसमें ज्वर काफी अधिक, जैसे 104 या 105 डिग्री तक प्रायः देखा जा सकता है। टाइफाइड में छोटी आंतें सूख जाती हैं और उसमें जलन होती है, आंतों में छेद हो जाते हैं और उनसे रक्त भी निकलने लगता है। इस कारण से भोजन का पाचन और अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। टाइफाइड बीमारी यही होती है बेसिकली। महीन-महीन बुखार भी इसमें रहता रहता लगातार। कभी तेज बुखार हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षय रोग में किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्षय माने टीबी रोग। देखिए, क्षय रोग में दूध और दूध से बने पदार्थ, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, मिश्रित दालें, मूंगफली, अंडा, मांस, मछली आदि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। क्षय रोग में ये सब क्या करते हैं? सब प्रोटीन युक्त आहार हैं, इनको खाना चाहिए। गैस उत्पन्न करने वाली सब्जियां तथा फल खनिज लवण और विटामिन की प्राप्ति में सहायक होते हैं, ठीक है। संतरे या टमाटर के रस में ग्लूकोज मिला करके दाल, दलिया, सूजी, चपाती, डबल रोटी के रूप में खाद्यान्न, दूध, मक्खन एवं क्रीम, अंडा, चीज, हरी पीली सब्जियां, सब्जियों के सूप, फल, मांस का शोरबा आदि भोजन में सम्मिलित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त दोपहर के भोजन से पूर्व दूध, दोपहर के खाने के बाद फलों का रस, सैंडविच तथा सोने से पहले दूध में प्रोटीन एक्स अथवा बॉर्नवीटा मिलाकर के बिस्कुट के साथ देने से रोगी का पोषण संतोषजनक होता है। यानी ये सब प्रोडक्ट जो है आप खा सकते हैं जब आपको क्षय रोग हो, टीबी रोग हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मलेरिया में आहार व्यवस्था बताइए। देखिए, मलेरिया होने पर रोगी को हल्का सुपाच्य आहार जो जल्दी से पच जाए, जो पचने में सरल हो, ऐसे पदार्थ देना चाहिए, जैसे कि दलिया हो गया, चाय है, सूजी है, खिचड़ी है, दूध है, ये सब चीजें जल्दी पच जाने वाली चीज, तो इनको आपको ग्रहण करना चाहिए। रोगी को अन्न में जैसे रोटी, चावल नहीं देना चाहिए ज्यादा। रोग में सुधार होने पर रोगी को जूस और फल भी देना चाहिए।
मलेरिया में ज्वर बार बार आ जाता है, इसलिए आहार में काफी सावधानी रखनी पड़ती है। ठीक है, आगे देखेंगे पेप्टिक अल्सर से क्या आशय है। पेप्टिक अल्सर से क्या आशय है, देखिए पेप्टिक अल्सर शब्द का प्रयोग पाचन तंत्र के उन हिस्सों की श्लेष्मक झिल्ली पर पाए जाने वाले खुले घाव के लिए किया जाता है जो गैस्ट्रिक अम्ल के प्रत्यक्ष संपर्क से आते हैं। जैसे जब गैस वगैरह पेट में बनता है, ये सब इसी का लक्षण है, मैंने शुरुआत में बताया था। दूसरे शब्दों में पेप्टिक अल्सर आमाशय या छोटी आंतों की श्लेष्मिक परत में जो है घाव बन जाता है, जिसको कहते हैं कि आंत में घाव हो गई, आंत में सूजन हो गई, वो यही होता है पेप्टिक अल्सर। एक घाव है जो तब बनता है जब पाचक रस पाचन तंत्र की सुरक्षात्मक परत को नष्ट कर देता है, यानी पाचन तंत्र की सुरक्षात्मक नष्ट होती है, नष्ट होती है, उसको नष्ट कर देता है, उसको खत्म कर देता है, तब ऐसी स्थिति आती है सामने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पेट की अंदरूनी सतह पर छोटे छोटे छाले बनते हैं जो समय पर उपचार न मिलने पर जख्म या घाव में बदल जाते हैं, जिसके कारण से रोगी को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ये होता है अल्सर। अगला क्वेश्चन आ चुका, अतिसार में पौष्टिक तत्व की आवश्यकता बताइए। देखिए अतिसार की आसाद स्थिति में आहार की मात्रा अत्यधिक सीमित कर देनी चाहिए, इसके परिणाम स्वरूप पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। दीर्घकालीन अतिसार में प्रोटीन, कैलोरी, खनिज लवण और विटामिन उदारता पूर्वक देने चाहिए। विटामिन बी समूह की मात्रा में वृद्धि विशेष रूप से कर देनी चाहिए अतिसार में। फल तथा सब्जियों का प्रयोग ना किया जाए या विटामिन सी सांद्र रूप में दिया जाए ज्यादा बेटर होता है। पौष्टिक तत्व की आवश्यकता जो अतिसार रोग में होती है। कब्ज, अगला क्वेश्चन से कब्ज दूर करने के लिए किन किन पदार्थों का सेवन करना चाहिए बताएं। कब्ज दूर करने के लिए कई भोज्य पदार्थ आप दे सकते हैं। पहली बात तो चोकर युक्त आटा, जो चाल मतलब आटा चालो मत, वैसे आप दे दो चोकर के सहित। सभी मोटे चोकर युक्त अनाज खाने चाहिए। इसके अलावा गेहूं का दलिया आप खाएं, सबूत दालें खाएं, अंकुरित मूंग खाएं, अंकुरित चना खाएं, सभी प्रकार की हरी सब्जियां ग्रहण करें, छिलके सहित मतलब छिलका सहित सेब खाएं। ठीक है, फल अमरूद, केला, संतरा, अंगूर, अंजीर, मुनक्का, ये सब आप जो है खा सकते हैं। जब आपको कब्ज हो गई हो तो ऐसे में आपको मोटे अनाज ये सब खाने की जरूरत होती है। छिलके सहित फल खाएं आप, जैसे जो है चना खाएं आप, जो है और भी सारी चीजें, चोकर युक्त आटा वगैरह ये सब खा सकते हैं कब्ज को दूर करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है अधिक भार यानी मोटापा में पोषण संबंधी आवश्यकताएं बताएं। देखिए अधिक भारिता असंतुलन की स्थिति, यानी बहुत ज्यादा एकदम से मोटा कुंदरू हो जाओ। कुंदरू समझते हैं, परवर का एक डुप्लीकेट भाग होता है कुंदरू। ठीक है, तो कुंदरू जो होता है वो एकदम से बढ़िया सब्जी, उसकी सब्जी बनती है, लेकिन कुंदरू जो होता है एकदम से कहीं पर भी उग जाता है, कैसे भी फल फल फूल जाता है। ठीक है, तो एकदम से कुंदरू जो होता है तो फूल जाता है। ठीक है, तो वही ऐसे में मोटापा जो होता है बहुत बेकार कंडीशन है। मोटापा सभी, देखिए हंसी सभी झगड़ों की जड़ है और मोटापा सभी रोगों की जड़ है। मोटापा से सारे रोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए अधिक भारिता असंतुलन की स्थिति है। भार को नियंत्रित रखने हेतु आधे से 1 किलोग्राम भार को प्रति सप्ताह घटाने का उद्देश्य रखना चाहिए, कि हम एक सप्ताह में आधा किलोग्राम भार घटाएंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे। इसके लिए लगभग 20 कैलोरी प्रति किलो आदर्श वजन के लिए देनी चाहिए। एक मोटी प्रौढ़ महिला को 800 से 1000 कैलोरी देने पर तथा सक्रिय शारीरिक कार्य करने वाले मोटे व्यक्ति के लिए 1000 कैलोरी वाला आहार देना उपयुक्त नहीं होगा। उसे संतोषजनक ढंग से भार कम करने की दृष्टि से 1500 कैलोरी प्रतिदिन देने से धीरे धीरे भार में कमी लाई जा सकती है। भार को एकदम घटाने के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा बंद कर देना बिल्कुल उचित नहीं होता है, धीरे धीरे उसको कम करेंगे वसा वगैरह देना तो वो सही रहेगा। एक बैग बंद कर देंगे तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न भैया अल्प भार के कारण बताइए। अल्प भार के कई कारण हैं, जैसे कि अत्यधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति जिन्हें विश्राम हेतु बहुत कम समय मिलता है उन्हें भी अल्प भारिता हो जाती है। यानी कि अगर विश्राम कम, अल्प भारिता मतलब होता है मतलब कम मोटा, ऐसे हमारे जैसे व्यक्ति हैं। अल्प भारिता, हम अल्प भारी हैं। ठीक है, ज्यादा वेट नहीं, हमारा 60 किलो के आसपास, 58-60 किलो के आसपास। बार बार होने वाले संक्रमण भी अल्प भारिता को जन्म देते हैं, यानी बार बार अगर आपको रोग हो जाएगा तो भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। भोज्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में अभाव में शरीर की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा जब नहीं मिल पाती शरीर को, तो वह एक प्रकार से आप जो है आपका भार कम हो जाता है। गरीबी के कारण से पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, इस वजह से गरीब व्यक्ति आप देखते हैं बहुत बहुत कम एक प्रकार से मोटे। गरीब व्यक्ति को आपने कभी देखा कि पेट निकला हुआ हो, गाल फूला हुआ हो, खूब मोटा हो गया हो?
वो व्यक्ति मोटा नहीं होता, गरीब व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर उसको कुछ मिलता ही नहीं खाने के लिए, बस वही खा ले, 2 रोटी चावल वही मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। और इतना नेता मंत्री होते, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो खाना भी नहीं खाते और मोटाते एकदम से कुदरू हो गए, मतलब एकदम से पेट निकला चला जा रहा है। ठीक है, देखे होंगे आप इतना मोटा, जितने नेता होता को देखे होंगे सब मोटे हैं, एकदम से गाल फूला है, चमड़ा लटक रहा है, इधर से कान दिखाई नहीं पड़ रहा है, गाल इतना फूल गया है, ऐसे आपने देखा होगा। तो ये चीजें जो है क्यों होती है? क्योंकि वो दबुआ, मतलब फल भी खा रहे हैं, खनिज लवण भी मिल रहा है, ऊर्जा भी मिल रही खूब दबा करके, सब कुछ नाश्ता मिल रहा है। वो हम हमारे जैसे भोजन थोड़ी करते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हैं, ठीक है, बस वही डेली मिल रहा है, रोटी सब्जी दाल चावल एकदम कचाई जो खाएंगे। उनको अलग अलग मिल रहा है, हफ्ते की डाइट पूरी फिक्स है, तो वो लोग मोटे होते हैं। तो गरीबी भी एक प्रकार से पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है गरीबी में, चूंकि व्यक्ति, वो गरीब व्यक्ति नहीं खा पाता सभी चीज। हम ही लोगों को सोचना होता है फल और खरीदने के लिए, पहले जाना दुकान पे खड़े होकर के एक बार सोचते हैं भाई ले लिया जाए कि ना लिया जाए, ज्यादा महंगा तो नहीं है, ठीक है। तो चीजें होती हैं बेटा, व्यक्तिगत आरोग्य उचित ना होना भी इसका कारण हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रकार के कारण होते हैं जिससे अल्पभारिता जो होती है वो हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन हाँ, खाने पीने के हिसाब से तो जो भी कमाए वगैरह खाते पीते रहे। पहले हम भी सोचते थे, अब जो भी आता होता है मैं खाने पीने में, अब जैसे फल वल ला करके खाने लगा हूँ अब। पहले नहीं होता था, पहले ये होता था यार चलो बचा लो, 10 रुपए बचा लो, कुछ काम लगेगा। अब कहते बचाएं तो बचाओ, बचाओ क्या करने के लिए बचाओगे? जो व्यक्ति आएगा, देखो ये सोच रहे हो कि अगर आप आज सेविंग कर लेंगे, हमारी मेहरारू खुश रहेगी, लड़के हमारी तारीफ करेंगे, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि पप्पा का कमाए का धरे, तो वो आपकी रिस्पेक्ट तब भी नहीं करेंगे। तो पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत सपूत होगा तो खुद कमा खा लेगा, अगर पूत कपूत होगा, कपूत माने एकदम बेकार होगा, नालायक होगा, तो क्या करेगा? जितना कमाए वमाए रखे हो सब दारूबाजी वाजी में सब उड़ा देगा, खत्म कर देगा, सब नष्ट कर देगा, आपकी संपत्ति पूरी बर्बाद कर देगा। तो ऐसे में जो ज्यादा टेंशन नहीं, ठीक है, कि सेविंग करने के चक्कर में आपको पूरी शरीर गलाए दियो, खाओ पियो है ये नहीं, मर गयो कमात कमात, और शादी ब्याह है और लेके के कहूँ हनीमून पे गयो, हमारी फेंक दिस कहूँ घूमत हो इसे आके आओ, घरे लेटा हो, रात में जहर खवा दी मेहरारू परा हो, सोई को काम खत्म। तो जवन है खाए पिए तंदुरुस्त रहो, जब तक जिंदा हो तब तक, बाकी को भरोसा नहीं कब के चला जाए, और किसी का तो भरोसा आज के जीवन में कर ही नहीं सकते आप देख ही रहे जिस तरीके का माहौल बना हुआ है पूरा, पता नहीं कहां से ऐसे लोग आते, पूरे समाज को एकदम से बर्बाद करके चले जा रहे हैं। पूरा समाज इससे एकदम से, सोच लीजिए कि भाई भरोसा उठने लगा धीरे धीरे महिलाओं से, ऐसे लोग करते हैं। तो कौन भाई, शादी करने से पहले सोचना पड़ता है, और हमारी शादी के लिए लोग आ रहे हैं, अब सोचना पड़ रहा है कि भाई ये सब चीजें देखने के बाद में शादी करने के लिए एकदम से मन भटक गया, रहने दो, हटाओ भाई, ठीक है, ये मन भटक रहा है भाई, ये देखो इतना ज्यादा चीजें हो रही है। ऐसे में एक जो एकदम डरा हुआ है पूरा माहौल, कोई शादी करने के तत्पर नहीं, भाई ये हो रहा आज के युग में। देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये जितना भी ये सब तमाम प्रकार के ये सब चीजें हैं, इन सब के माध्यम से जो आजकल फ्रेंडी चल रहा है, खेल रहे हैं सब एक दूसरे से, यही चीज एक प्रकार से सभी का कारण बनती है। और वो चीजें समझ नहीं पाते, जब व्यक्ति प्यार वार में होता है तो उसको पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। जो व्यक्ति उसका प्रेमी बोलेगा वही उसको सही लगेगा। आपने तमाम केसेस ऐसे देखे होंगे। तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग आप में से पढ़ रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा कभी भी करेंगे, आपका जीवन तो नष्ट होगा, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा जो है समाज जो हो जाएगा, वो भी आपके ही वजह से कलंकित हो जाएगा। ऐसे में ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। बहुत सारे विकल्प होते हैं, अगर आपको कष्ट है, दूल्हा पसंद नहीं, तो आप पहले बता दीजिए कि भाई शादी नहीं करनी है। और प्रत्येक माता पिता को ये सोचना होगा आज के युग में, लड़की की शादी जहां पर देख करके आए हैं तो उस लड़की से एक बार अकेले में पूछ ले, माता जी जाकर के पूछ ले कि भाई बिटिया बताओ लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है, भाई क्यों दूसरा पसंद हो तो बता दो, ब्याह कर दी वहीं से। साफ साफ ऐसे माता पिता को आज पूछना चाहिए अपने बच्चों से, भाई अगर क्यों पसंद वगैरह हुए, प्यार वार करत हो केहू से, तो बताए दियो, वही ब्याह तहार कह दी। और बाद में ब्याह करे के बाद में नौटंकी अगर करे हुए तो रहा जो ब्याह तहार न कीन जाए। इस तरीके से आराम से बैठ के लड़की से अपने अपने लड़का से दोनों से पूछ लियो, भाई देखो अगर करे हुए तो करा जाए, ना करे हुए तो कोनो बात नहीं, ठीक है। तो सब चीजें आज जरूरत है एक समाज में होने के नाते आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि आज का समाज बहुत कुछ एक प्रकार से लोग भ्रमित कर देते हैं आपको। अगला प्रश्न, उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं? तो जब हृदय एवं रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और हृदय को अधिक दबाव के साथ रक्त का प्रवाह करना पड़ता है, जिसके कारण से रक्त भार
वृद्धि हो जाती है, उस स्थिति को उच्च रक्तचाप कहते हैं। नसों में खून तेज बहने लगता है, ठीक है। या व्यक्ति की मतलब की आयु, कार्य करने की परिस्थितियां, उत्तेजना प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे चाय, काफी, धूम्रपान, मदिरा, इन सभी के सेवन के साथ शारीरिक और मानसिक स्थिति के साथ बदलता रहता है। जब भी व्यक्ति किसी मानसिक पीड़ा, क्रोध, भय और मानसिक चिंता आदि संवेगों से प्रभावित होता है तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। आप कभी-कभी आप देखते हैं, ऐसे आप जा रहे हैं कहीं पर अचानक से, ठीक है, और रास्ते में आपको सांप दिख गया, हाँ, ऐसे होगा, और ये जो चीजिया होगा आपका धक 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 धड़कने लगेगा, नाड़ी की गति तेज हो जाएगी, यानी रक्तचाप बढ़ जाएगा। ये अचानक से कभी-कभी हो सकता है, और कुछ लोगों के अंदर बीमारी होती है, हमेशा कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न आ चुका, एथेरोस्क्लेरोसिस किस प्रकार का रोग है? एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रकार की बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में मौजूद धमनियों के अंदर रुकावट उत्पन्न होने लगती है तथा धमनियों की आंतरिक झिल्ली जो है कड़ी हो जाती है। धमनियों में रक्त वाहिकाएं हैं जो हृदय के साथ साथ शरीर के तमाम अंगों तक ऑक्सीजन से मतलब की जो खून होता है उसको पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। तो क्या होता है, खून जब बहता रहता है तो उसमें खून कभी-कभी जम जाता है, तो नसें की जो जहां से बहता है खून, पाइप जो होती है पतली हो जाती है, ठीक है, मतलब या उसमें जम जाने की वजह से रक्त वाहिकाओं में जो रुकावट उत्पन्न होती है वह फैट यानी वसा, कोलेस्ट्रोल, कैल्शियम और रक्त में मौजूद अन्य तत्वों के जमाव से होता है। जब रुकावट हो जाती है, बहुत महीन खून बहने लगता है, इससे दिक्कत हो जाती है, उसे फ्लाक कहते हैं। समय के साथ साथ यह जमाव धमनियों के अंदर का रास्ता सकरा कर देता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन युक्त रक्त का शरीर के विभिन्न अंगों तक बहाव धीमा पड़ जाता है, ठीक है। इसी को ये रोग कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, यानी खून का जो बहाव है नसों में तीव्र गति से हो रहा था वो कम हो जाता है, रुक जाता है, जो कि बीच में मार्ग रुकावट हो जाती है। एंड्रोकाइनोलॉजी से आप क्या समझते हैं? एंड्रोकाइनोलॉजी अर्थात अंतःस्राव विद्या कहा जाता है, आयुर्विज्ञान की एक शाखा है जिसमें शरीर में अंतःस्राव या हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोक्राइनोलॉजी हार्मोन का अध्ययन करता है जिसमें उसके उत्पादन, हार्मोन का उत्पादन कैसे होता है, उस पर नियंत्रण कैसे रखना है, शरीर पर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सभी का अध्ययन शामिल है। इसे अंतःस्राविका भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां की संरचना, कार्य और विकारों से संबंधित चिकित्सा की एक शाखा को ही एंड्रोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। हार्मोन्स के अध्ययन, हार्मोन्स का उत्पादन कैसे होता है, उसका कंट्रोल क्या, सब सभी सारी चीजें, उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत होता है। थायराइड ग्रंथि का परिचय बताएं। देखिए, थायराइड ग्रंथि जो होती है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो गर्दन में कंठ के ठीक नीचे त्वचा के भीतर होती है। इस ग्रंथि में श्वास नली के दोनों ओर 2 लोब होते हैं। इसकी पिछली सतह पर पैराथायराइड ग्रंथियां मौजूद होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न भैया, हाइपोथायराइडिज्म क्या है? यह स्थिति तब होती है हाइपोथायराइडिज्म की जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती। यानी थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन का उत्पादन जब पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाती है तो ऐसे में हाइपोथायराइडिज्म नाम का एक प्रकार से स्थिति आ जाती है। कुशिंग सिंड्रोम क्या है? देखिए, यह कार्टिसोल हार्मोन के उच्च स्तर के कारण से कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। एडिसन रोग क्या है? यह रोग तब होता है, एडिसन रोग, जब अधिवृक्क ग्रंथियां पर्याप्त कार्टिसोल या एल्डोस्टेरोन का उत्पादन नहीं कर पाती, तब ऐसे रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है? इसके प्रभाव स्वरूप बांझपन, वजन बढ़ना, मधुमेह का अधिक खतरा, मुहासा निकलना मुंह में, असामान्य बाल का विकास होना तमाम प्रकार के जगहों पर, ये सब एक प्रकार से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से होता है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता करती है? तो हृदय के पृष्ठभाग में स्थित थाइमस नाम की ग्रंथि जो है वह प्रतिरक्षा प्रणाली की इम्यूनिटी सिस्टम के विकास से जुड़ी हुई ग्रंथि होती है। इसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है जो कि टी लिम्फोसाइट विभेदन विकसित करने के लिए आवश्यक होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो मैंने बोला भी जो है कि भाई ऐसे ऐसे सिस्टम चल रहा है शादी ब्याह को लेकर के, उसको लेकर के कोई बुरा मत मानिएगा। अगर लड़की देख रही होगी, कोई मतलब लड़कियां ही पढ़ रही बेसिकली इसमें, तो कोई बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये चीजें आप देख रहे हैं पूरे जो है लड़कियों के नाम पर जो है ऐसी लड़कियां जो है एकदम से लड़कियों को बदनाम करने के लिए आप देख रहे हैं। तो चीजें बिल्कुल गलत चीजें हो रही हैं और बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले होता था भाई घरेलू हिंसा होती थी, उसको लेकर कानून बना, लेकिन अब पुरुषों को लेकर के भी कानून बनना शुरू हो जाएगा कुछ दिन में, अगर ऐसा होता रहा तो
और मेरे हिसाब से बस यही कुछ पुरुष वर्ग के लोग हैं जो प्रेमी, जो जिसको कहते हैं, वही भड़का देते हैं बेचारी को, और बेचारी वो समझ नहीं पाती क्या करना चाहिए, और वैसे में वो जो प्रेमी कहता जाता है वो करती जाती है। तो ऐसे में आपको सजगता की जरूरत है। माता पिता से कोई भी काम करने से पहले एक बार परामर्श जरूर ले लें, अपनी माता पिता से पूछ लें, अपने भाई से पूछ लें, वो आपको सही सलाह देगा, ठीक है। और गैरों से मत पूछिए आप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डायबिटीज। देखिए, इंसुलिन के बनने की समस्या की वजह से खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें इंसुलिन की कमी के कारण से टाइप 1 डायबिटीज और इंसुलिन की अधिकता के कारण से टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में पाई जाती है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि को संकेत भेजती है कि कब हार्मोन रिलीज करना है और कब नहीं करना है। यही हाइपोथैलेमस जो होता है, आप देखते हैं जो प्यार वार होता है लोगों को, इसी वजह से यही बताता कि भाई हाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब आप किसी चीज को 9 सेकंड 10 सेकंड तक देखते हैं तो हाइपोथैलेमस आपका एक्टिव हो जाता है, ठीक है। एड्रेनल ग्रंथि क्या है? एड्रेनल किडनी के ऊपरी भाग में 2 ग्रंथियां होती हैं। यह कोर्टिसोल नामक हार्मोन का रिसाव करती है, उसी में एड्रेनल ग्रंथि ये शामिल होती है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या है? ग्रंथि, ग्लैंड को ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि हमारे गर्दन में पाई जाती है। यह ग्रंथि हमारी हड्डियों के विकास में सहायता करती है, पैराथायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, आईलेट सेल्स क्या है? यह सेल्स हमारे शरीर के पैनक्रियाज में मौजूद होते हैं। यह इंसुलिन और ग्लूकोजन नामक हार्मोन को नियंत्रित करने के साथ साथ मुक्त करने का कार्य भी करते हैं हार्मोन्स को, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के काम इन लोगों के द्वारा, मतलब इनकी ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बीमारी के दौरान आहार किस प्रकार दिया जाना चाहिए? बीमारी के दौरान आहार किस प्रकार दिया जाना चाहिए? देखिए, बीमारी के दौरान और बीमारी के बाद आहार देना 2 वर्ष तक, कम से कम बीमारी के बाद 2 वर्ष तक, और बीमारी के पहले कैसा आहार देना चाहिए, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि दूध छुड़ाने की अवधि अर्थात 6 माह से 2 वर्ष तक की आयु के दौरान छोटे बच्चे अक्सर कई तरह के संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे कि अतिसार हो जाता है बच्चों को, छोटे बच्चों में बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम और खांसी, ऐसी सामान्य बीमारियां छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, ठीक है। बीमारी के दौरान शिशुओं और छोटे बच्चों का खाना कम हो जाता है, परंतु ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बीमारी के दौरान, बीमारी के बाद के उपयुक्त आहार देना जरूरी है, ताकि उनका वजन कम ना हो और अन्य पोषक तत्वों की कमी उनके अंदर ना हो। इसके अलावा अंत एवं यह जानना आवश्यक है कि किस तरह और कब बीमार बच्चे को खाना खिलाना चाहिए, किस तरह से और कौन सा खाना खिलाना चाहिए। ये सब इसकी बीमारी के दौरान ये सब आहार आप दे सकते हैं, ये सब ध्यान रखने की बात है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मधुमेह से किस प्रकार बचाव किया जा सकता है? मधुमेह किसी व्यक्ति के द्वारा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख करके शरीर में डायबिटीज के जोखिम को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, जैसे कि वजन को कंट्रोल करे रहेंगे, ज्यादा मोटे नहीं होंगे तो डायबिटीज कम होगा। डाइट में बदलाव करना और स्वस्थ आहार लेना बहुत जरूरी है इसके लिए। इसके अलावा नियमित रूप से योग और व्यायाम करना भी बहुत जरूरी होता है मधुमेह से बचने के लिए। अगर घर में किसी को मधुमेह है तो डॉक्टर से और सलाह लेने की जरूरत होती है डॉक्टर से, ताकि जो है उसको मधुमेह रोगी से खत्म करे। धूम्रपान बिल्कुल भी इसमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। धूम्रपान नहीं करना चाहिए मधुमेह। अगला क्वेश्चन, मधुमेह का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? देखिए, मधुमेह के निदान के में निम्नलिखित परीक्षणों की सलाह ली जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपने मधुमेह के बारे में देख लिया, तो आप जो है क्लास लगभग में आपकी ही ओवर करते हैं, क्योंकि सिस्टम पूरा बैठ गया है। एक्चुअली में लाइट का कोई भरोसा नहीं होता। लाइट और इन्वर्टर जो है वो सही तरीके से, लाइट हमारे यहाँ पर ऐसी रहती है, चार्ज ही नहीं हो पाता इन्वर्टर। मैंने इन्वर्टर छोटा वाला था तो मैंने डबल बैटरा करवा दिया अपने रूम के लिए ही, लेकिन वो अभी चार्ज ही नहीं हो पाता। लाइट इतनी बेकार है, इसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो बाकी 4-5 मिनट की क्लास आपकी बची थी, वही क्वेश्चन करवा देते, बस आपका खत्म था, ठीक है। बाकी क्लास हो गई थी आपकी, लगभग में क्लास हो ही चुकी है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद बेटा, इतना इतना देर तक हमको झेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ हमेशा बने रहें। बट अब लाइट चली गई, आप कहाँ बने रहेंगे आप, ठीक है। चलिए, बाकी माफी चाहेंगे आप सभी से, करबद्ध होकर के, हाथ जोड़ करके। जो कुछ बातें हमारी बुरी लगी हों उसके लिए माफी चाहेंगे, और जो कुछ कमी रह जाती है वीडियो में उसको भी बताने का प्रयास करें। वैसे अब लास्ट में मैं आपको कुछ बोलने वाला था, कुछ मोटिवेशन देने वाला था कि भाई लेकिन लाइट ही चली गई, क्या किया जाए। क्योंकि अब आप हमारे से एक प्रकार से अब कहीं ना कहीं पेपर हो जाएगा, उसके बाद में अलग ही हो जाने हैं, ठीक है। तो आप जाइए आराम से, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।
आपका जीवन बहुत आगे जाए और आप अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम मत करिएगा, हमेशा सही काम कीजिएगा। और जो काम आपको लगे कि भाई ये करने में डर सा महसूस हो रहा है, मान लीजिए कि वही काम गलत है। जो काम करने में डर लगे वही पाप है, तो उस काम को बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी कदम उठाने से पहले अपने माता-पिता से, अपने अपने सगे संबंधियों से ज़रूर पूछ लें, जो आपके बहुत हितैषी हों। प्रेमी वाले हितैषी नहीं, उनको छोड़ ही दीजिए, उनके बारे में सोचिए ही मत। अपने काम से काम रखिए, माता-पिता के बारे में सोचिए और कुछ भी हो तो अपने अंदर एक बार झाँक कर के उससे कोई भी निर्णय लें। धन्यवाद।